बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय आर्य भाषा के विकास के क्रम में लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत का समय, जैसा कि मैंने बताया था, 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। भारत में आर्यों के आगमन के उपरांत उन्होंने अपने विजय के क्रम में अपने साम्राज्य, अपने शासन के भूगोल को हरदम बदलते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका संपर्क आर्यतर जातियों के साथ भी हुआ, जो यहाँ की पहले की निवासी थी। उनके द्वारा वैदिक संस्कृत को सीखने तथा आर्यों के द्वारा उनकी भाषा को सीखने के क्रम में वैदिक संस्कृत का रूप बहुत कुछ प्रभावित हुआ। रूप, रचना, व्याकरण सब प्रभावित हुआ। पूर्वी प्रदेशों में आर्यों की संख्या कम और आर्यतर जातियों की संख्या अधिक रही। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक तीव्र है, जो एकदम से स्वाभाविक बात है। मध्य प्रदेशों में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम है और पश्चिमोत्तर प्रदेश में उससे भी कम है। यानी जैसे जैसे पूरब बढ़ते हैं वैसे वैसे वैदिक संस्कृत में परिवर्तन होता जाता है, उसका एक लौकिक रूप निर्धारण हो जाता है। लौकिक संस्कृत जिसे हम कहते हैं, जिसको जिसमें ऋग्वेद के बाद का साहित्य सम्मिलित है। ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण से भी इस बात की, जो कि ऋग्वेद पर आधारित है, उस पर टीका, एक तरह से उसकी टीका है। तो ऋग्वेद पर आधारित शतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है, जल प्लावन की कथा के साथ साथ एक दूसरी कथा भी मिलती है वैश्वानर की। वैश्वानर एक विकराल मनुष्य की कल्पना की गई है, जिसके मुख से अग्नि निकलती है। तो वैश्वानर को बताया गया है उस कथा में कि वैश्वानर पश्चिम से पूरब की तरफ चला और उसके मुख से जो अग्नि निकली उससे जंगल, जंगलात, पेड़ पौधे, पशु जो है जलते गए। पशु तो चलायमान थे इसलिए बच गए, लेकिन पेड़ पौधे जो है जल गए। और पेड़ पौधों के जलने के बाद वहाँ पर मानव बस्तियाँ बन गई
तो ये सभ्यता का विकास, ये जो कथा है वो सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा के विकास को भी दर्शाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आर्यों द्वारा आर्यतर जातियों की भाषा को सीखने तथा आर्यतर जातियों द्वारा आर्यों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा में परिवर्तन हुए। यह परिवर्तन पूरब में अधिक, मध्य देश में उससे कम और पश्चिम जहाँ वैदिक साहित्य की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ पहले आर्य आए थे, वहाँ कम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस मिश्रण से कुछ विद्वान जो है चिंतित हुए। तांडव्य ब्राह्मण में कहा गया है कि लोग ऐसे वाक्य का उच्चारण भी कठिन बताते हैं जिनका उच्चारण अत्यंत सरल है। इसी पश्चिमोत्तर प्रदेश में जन्मे महान व्याकरण के विद्वान भाषा शास्त्री पाणिनि, जिनका जन्म प्रसिद्ध इतिहास पुरातत्ववेता साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का समय है। उन्होंने यानी पाणिनि ने अपने प्रदेश की बोली पर साहित्यिक भाषा को कुछ वैकल्पिक प्रयोगों की छूट देते हुए नियमबद्धता प्रदान की और उसे सदा के लिए नियमों में निबद्ध कर दिया, बांध दिया। पाणिनि द्वारा नियमबद्ध की गई उपयुक्त भाषा ही लौकिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत या संस्कृत कहलाती है। और उससे पहले की भाषा, जैसा कि मैंने बताया, वैदिक संस्कृत। पूर्ववर्ती तथा मध्य देशीय प्रदेशों में यह भले ही अधिक समय तक बोलचाल में न रही हो, लेकिन पश्चिमोत्तर प्रदेशों में लगभग 500 वर्षों तक बोलचाल का माध्यम लौकिक संस्कृत रही। साहित्यिक भाषा के रूप में तो इसकी मान्यता पंडित जगन्नाथ, जो शाहजहाँ के समय उसके दरबार में थे, उस समय तक रही। आज भी इसमें साहित्य सृजन हो रहा है, भले ही उसकी संख्या परिणाम कम हो। भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में जिन भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, उसमें हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, बंगला, मलयालम आदि भाषाओं के साथ इसे भी स्थान दिया गया। वैदिक संस्कृत में ए और ओ संयुक्त स्वर थे। अब हम व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो लौकिक संस्कृत में वे मूल स्वर बन गए, ए और औ। ए आ धन ई बराबर ए,
ऐ और आ धन उ बराबर औ, ये मूल स्वर जो थे ए और वो संयुक्त स्वरों का उच्चारण इस रूप में होने लगा। आर्यतर भाषा भाषियों द्वारा उच्चारण के स्थान बदल गए। वैदिक त वर्ग की ध्वनियाँ दंत